16 दिसंबर 1971, ढाका, दोपहर के 4:31। एक पाकिस्तानी जनरल नियाजी एक टेबल के सामने बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। सामने एक डॉक्यूमेंट रखा है। उस डॉक्यूमेंट का नाम था आत्मसमर्पण का दस्तावेज। नियाजी ने पेन उठाया, साइन किया और उस एक सिग्नेचर के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। वर्ल्ड वॉर II के बाद की सबसे बड़ी मिलिट्री सरेंडर और एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ 13 दिनों की नहीं है। ये स्टोरी उस कॉन्वर्सेशन की है जो अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ के बीच हुई, जब एक आर्मी चीफ ने अपनी प्राइम मिनिस्टर को सीधे मना कर दिया, अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना। ये स्टोरी उस रात की है जब अमेरिका का सबसे ताकतवर वॉरशिप बंगाल की खाड़ी में घुस आया इंडिया को डायरेक्टली धमकाने के लिए, और इंडिया ने मुंह नहीं मोड़ा। ये स्टोरी उस चेस की है जो 8 महीने पहले चली गई थी, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ये युद्ध होगा। आज हम बात करेंगे 1971 की, लेकिन वो चीजें जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। 2 पाकिस्तान की कहानी। 1947 में जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, लेकिन एक अजीब शेप में। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों के बीच में 1600 किलोमीटर का भारत था। कोई बॉर्डर नहीं थी, कोई लैंड कनेक्शन नहीं था, सिर्फ एक रिलीजन कॉमन था और वो इनफ नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे बंगाली लोग, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 60% हिस्सा, लेकिन पावर थी सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के पास। लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, इकोनॉमी अलग और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपनी ही गवर्नमेंट में सेकंड क्लास सिटीजन जैसा ट्रीट किया जाता था। 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने 160 आउट ऑफ 162 सीट्स जीती, ओवरऑल मेजॉरिटी, मतलब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का पूरा हक था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जनरल याहिया खान ने रिजल्ट्स मानने से इनकार कर दिया। जब डेमोक्रेसी काम नहीं करती तो लोग दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। बंगाली सिविलियंस पर, बंगाली इंटेलेक्चुअल्स पर, बंगाली स्टूडेंट्स पर। हिस्टोरियंस इसे जेनोसाइड कहते हैं। लाखों लोग मारे गए और 10 करोड़ लोग बॉर्डर पार करके इंडिया में आ गए। इंडिया के लिए ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, ये एक आर्थिक बोझ था, एक सिक्योरिटी थ्रेट था और एक अपॉर्चुनिटी भी था। वो कॉन्वर्सेशन जो हिस्ट्री बदल गई। अप्रैल 1971, इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई। सैम मानेकशॉ को बुलाया गया और डायरेक्टली पूछा गया, क्या हम अभी पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं? अब इमेजिन करो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तुमसे डायरेक्टली पूछ रही है। कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ हाँ बोलेगा। सैम मानेकशॉ ने कहा नहीं। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर, अगर आप अभी मुझे ऑर्डर करती हैं तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हम जीतेंगे। मेरे टैंक्स रेडी नहीं हैं, मेरी इन्फेंट्री डिविजन्स कहीं और डिप्लॉयड हैं, मॉनसून आने वाला है, ईस्ट पाकिस्तान में बाढ़ होगी और टैंक्स मूव नहीं कर पाएंगे। इंदिरा गांधी गुस्से में थी। ये वो प्राइम मिनिस्टर थीं जिनकी आवाज में स्टील था। उन्होंने पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? मानेकशॉ ने कहा, मुझे नवंबर तक का टाइम दो, मैं गारंटी दूंगा कि हम जीतेंगे और मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं। इंदिरा गांधी ने एक पल रुककर सोचा और मान गई। ये वो डिसीजन था जिसने वॉर की डायरेक्शन तय कर दी। एक आर्मी चीफ जो अपनी पीएम को मना कर सके और एक पीएम जो सुन सके, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। 8 महीने की चाल। अप्रैल से नवंबर 1971 इंडिया ने वो किया जो दुनिया को दिखा नहीं, लेकिन वॉर की असली जीत यही हुई। पहला काम, मुक्ति वाहिनी। रॉ चीफ RN काओ ने, जिन्हें बाद में आर्किटेक्ट ऑफ बांग्लादेश कहा गया, ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली फाइटर्स को इंडिया में लाकर ट्रेन किया। 75,000 से ज्यादा गुरिल्लाज जो पाकिस्तानी आर्मी को अंदर से तोड़ रहे थे। दूसरा काम, डिप्लोमेसी। इंदिरा गांधी ने दुनिया का टूर किया, अमेरिका गई, यूरोप गई, हर जगह पाकिस्तान के जेनोसाइड की कहानी सुनाई, दुनिया की सिंपैथी इंडियन साइड पर लाई। अगस्त 1971 में इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की दोस्ती की ट्रीटी साइन की। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, मतलब अगर कोई इंडिया पर अटैक करेगा तो सोवियत यूनियन साथ खड़ा होगा। तीसरा काम, वेट करना। मानेकशॉ ने मॉनसून खत्म होने का इंतजार किया। नवंबर में ग्राउंड ड्राई हुई,
टैंक्स मूव कर सके, और तब इंडिया तैयार था। युद्ध शुरू और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती। 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तान ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसकी हार तय कर दी। पाकिस्तान ने इंडिया के 11 एयर बेसिस पर एक साथ हमला किया, ऑपरेशन चेंगिस खान। पाकिस्तान का प्लान था इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय कर दो, जैसे इजराइल ने 1967 में अरब कंट्रीज के साथ किया था। लेकिन पाकिस्तान इंडिया नहीं था, और ये 1967 नहीं था। इंडियन एयरफोर्स को पहले से पता था कि अटैक आ सकता है। प्लेन्स को डिस्पर्स करके रखा गया था, डैमेज मिनिमल था, और इस अटैक के साथ इंदिरा गांधी को वो मिल गया जो वो चाहती थी। पाकिस्तान ने पहले गोली चलाई, अब इंडिया का ऑफिशियली युद्ध में आना जस्टिफाइड था। 4 दिसंबर की सुबह इंडियन आर्मी ने 3 साइड से ईस्ट पाकिस्तान को घेरना शुरू किया, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, और इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की नेवी को समुद्र में रोक दिया। अमेरिका की धमकी और इंडिया का जवाब। जैसे जैसे इंडिया जीतने लगा, अमेरिका को टेंशन होने लगी। निक्सन और किसिंजर दोनों पाकिस्तान के सपोर्टर थे, और उन्हें डर था कि अगर इंडिया जीता तो साउथ एशिया में सोवियत इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। 9 दिसंबर 1971 निक्सन ने यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा। यूएसएस एंटरप्राइज उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर वॉरशिप, न्यूक्लियर वेपन से लैस एक पूरा टास्क फोर्स साथ में। ये सीधा मैसेज था इंडिया को, रुको नहीं तो हम दखल देंगे। इंदिरा गांधी को जब ये खबर मिली, उन्होंने एक मोमेंट के लिए भी पैनिक नहीं किया। उन्होंने सोवियत यूनियन को मैसेज किया। सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बंगाल की खाड़ी में भेज दी, यूएसएस एंटरप्राइज के पाथ में। अमेरिका के पास चॉइस था, या तो न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन का रिस्क लो या वापस जाओ। यूएसएस एंटरप्राइज वापस चला गया। ये कोल्ड वॉर की एक ऐसी चेस थी जो 48 घंटों में खेली गई, और इंडिया ने जीती। 13 दिन और पाकिस्तान का अंत। इंडियन आर्मी का एक ही टारगेट था, ढाका। मानेकशॉ की स्ट्रैटेजी थी, बाकी सिटीज को छोड़ो, डायरेक्टली ढाका की तरफ बढ़ो, पाकिस्तानी आर्मी को पीछे से सराउंड करो। 11 दिसंबर इंडियन पैराट्रूपर्स टेंगइल में उतरे। ढाका के नॉर्थ में पाकिस्तानी डिफेंस कोलैप्स होने लगा। पाकिस्तानी जनरल नियाजी को समझ आ गया, ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। ढाका चारों तरफ से घिर चुकी थी। 15 दिसंबर की रात नियाजी ने इंडिया के सामने सरेंडर का रिक्वेस्ट भेजा। 16 दिसंबर दोपहर 4:31 वही सीन जो हमने शुरुआत में देखा। जनरल नियाजी ने साइन किया, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले, और बांग्लादेश, एक नया देश, दुनिया के नक्शे पर आ गया। सिर्फ 13 दिन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे बड़ी मिलिट्री सरेंडर, और इंडिया ने ये करवाई थी। जीत के बाद जब ये खबर इंडिया में पहुंची, पूरा देश जश्न में था। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, वो गॉडेस जो बुराई का नाश करती है। एक ऑपोजिशन लीडर का अपनी राइवल पीएम को इस तरह सम्मान देना, ये भी हिस्ट्री में दर्ज हो गया। सैम मानेकशॉ बाद में इंडिया के पहले फील्ड मार्शल बने, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक। आर.एन. काओ, जिन्होंने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया, उन्हें हमेशा के लिए आर्किटेक्ट ऑफ बांग्लादेश कहा गया। एक बार सैम मानेकशॉ से किसी ने पूछा, सर आपको कैसे पता था कि हम जीतेंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपका कॉज सही हो, आपकी प्लानिंग सॉलिड हो, और आपकी टीम पर भरोसा हो, तो जीत होती है। 1971 की ये स्टोरी सिर्फ एक वॉर की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है उस पेशेंस की जब मानेकशॉ ने कहा अभी नहीं, और इंदिरा गांधी ने माना। ये स्टोरी है उस करेज की जब अमेरिका की न्यूक्लियर थ्रेट के सामने इंडिया ने झुकने से इनकार कर दिया। ये स्टोरी है उस प्लानिंग की जो 8 महीनों में क्वाइटली बिना किसी को बताए की गई। और ये स्टोरी है इस सच की कि ग्रेट विक्ट्रीज अचानक नहीं होती, वो बनती है महीनों की मेहनत से, सही टाइमिंग से, और उन लीडर्स से जो प्रेशर में सही डिसीजन लेते हैं। 16 दिसंबर को इंडिया विजय दिवस मनाता है, विक्ट्री डे। अगली बार जब ये दिन आए, याद रखना ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक सबक था कि जब देश एकजुट हो, जब लीडर्स ब्रेव हो, और जब प्लानिंग सॉलिड हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाया तो शेयर जरूर करना। ये हिस्ट्री हर इंडियन को पता होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।